हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने मेजर टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से चालू करेंगे। पहला क्वेश्चन है 105। इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू। यहां बात करना है ओव्यूल की। ओव्यूल किसके इक्विवेलेंट है? आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट मतलब थैलेमस स्टेम हो गया और थैलेमस के ऊपर जितने भी पार्ट्स हैं वो एक लीफ का मॉडिफिकेशन है। अगर मैं आपको एक बात कहूं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, टेरिडोफाइटा, पत्तियां टेरिडोफाइटा से चालू हुई है बेसिकली। तो जरा एक बहुत ही बेसिक सी बात आपको बता रहा हूं। ये मान लीजिए एक पत्ती है मेरा हाथ, इस पत्ती को हमने स्पोरोफिल कहा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक स्पोरेंजियम रखा हुआ है। तो अगर ऐसे रखा हुआ है तो टेरिडोफाइटा है। अगर आप इसको ऐसे कवर करने की कोशिश करते हो तो आप जिम्नोस्पर्म होते हो, कवर कर लेते हो तो आप एंजियोस्पर्म हो। और मान लीजिए ये जो पेन है ये मेगा स्पोरेंजियम है, तो जिस पत्ती पे रखा होगा वो पत्ती कहलाएगी मेगा स्पोरोफिल। इसका मतलब कार्पेल इज इक्विवेलेंट टू मेगा स्पोरोफिल। अब सुनिए, ओव्यूल है ना, तो ओव्यूल किसके इक्विवेलेंट होगा? मेगा स्पोरेंजियम के इक्विवेलेंट होगा। माइक्रो स्पोरेंजियम की इक्विवेलेंट नहीं होगा। माइक्रो स्पोरेंजियम का इक्विवेलेंट आप एंथर को मान लीजिए। माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर तो सिंपल एक सेल्स होती है। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेगा स्पोरेंजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल। फंक्शन ऑफ micropyle in a mature seed is, my dear remember seed की बात हो रही है, ओव्यूल की नहीं। ओव्यूल जब मॉडिफाइड हो गया, जब चेंज हो गया, मेच्योर हो गया तो सीड बन गया। सीड की चर्चा हो रही है और सीड की चर्चा में याद रखिएगा कि जो सपोज करो ये अगर मान लेते हैं आप एक ओव्यूल देखते हो और इस ओव्यूल में ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये माइक्रोपाइल है, तो आपको पता है ये माइक्रोपाइल एक पोरोसिटी का काम करता है। यहां पे एक पोरस स्ट्रक्चर बनाता है और उस पोर के रास्ते याद रखिएगा वाटर और एयर एंटर करेगा, जिससे कि प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, पानी और एयर। वाटर एंड एयर चाहिए और वाटर और एयर एक सीड में एंटर होने का एक ही रास्ता होता है, वो है माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू एंटर करेगा और तभी उसके ओव्यूल को या वो जो सीड है वो जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बॉडी बना लेगा। तो सीड में पॉलन ट्यूब बेटा एंटर नहीं करेगा, ये तो नहीं होगा आंसर। एंट्री ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब ये भी होगा नहीं। तो क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? एंट्री ऑफ वाटर एंड एयर। तो बेसिकली एक मैच्योर सीड में एंट्री ऑफ वाटर एंड एयर के लिए माइक्रोपाइलर एंड जिम्मेदार होता है। So what is the right answer of this question is third. Next question we talk about for the discharge of both male gametes, pollen tube enters into embryo sac through the, बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। You know one thing, this is an embryo sac and before entry of pollen tube, this is a pollen tube, this is a pollen tube, this is a pollen tube and this is the egg apparatus. This is actually dead synergid. This is actually a dead synergid. Dead synergid. Why this synergid becomes dead? Because that dead synergid act as a platform where pollen tube releases their content. One synergid before fertilization get degenerated or dead. And on that dead synergid, pollen grain discharge their content. इसका मतलब dead synergid is functioning as a platform where pollen grain releases their male gametes. तो basically what is the right answer? सेंट्रल सेल में तो होगा नहीं बेटा, ये है सेंट्रल सेल, ये एंटीपोडल सेल है, ये सेंट्रल सेल है, तो इसमें तो होगा नहीं। What is the right? चलाजल एंड तो यहां होगा, ओव्यूल में का कोई मतलब नहीं है वहां पर रिलीज होने का। एंटीपोडल सेल तो ऊपर है, वहां भी कोई मतलब नहीं है। सो व्हाट इज द राइट आंसर? डीजेनरेटेड
सेल ऑफ सिनर्जिड, जो सिनर्जिड की डेड सेल होती है उसी के ऊपर पॉलन ग्रेन्स अपना कंटेंट रिलीज करते हैं। सो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4. Next we talk about the next question. It's very important. In citrus and mango, which cell produced into embryo sac and developed into an embryo? It's very important, very important. See, this is actually an embryo sac and this is actually the इंटेगुमेंट्स. बेटा ये इंटेगुमेंट है. अब आप देखिए इंटेगुमेंट के बारे में. ये है चलाजल एंड और ये है माइक्रोपाइल. ये माइक्रोपाइल है बेटा. ये एरिया न्यूसेलस है. अब मैं आपको एक बात बताऊं. यूजुअली जो आपका जाइगोट है वो यहां बना, ये मान लेते हैं जाइगोट है और ये जाइगोट अल्टीमेटली जाके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो. ठीक है. दिस इज अ नॉर्मल सिचुएशन इन अ नॉर्मल प्लांट. बट व्हाट हैपेंड इन सिट्रस एंड मैंगो? In citrus and mango, there is an additional embryo form outside the embryo sac. Outside the embryo sac, if usually embryo form inside the embryo sac, and that is called a normal situation. But once an embryo form outside the embryo sac, वो condition normal नहीं है, वो कहलाती है adventitious embryony. वो other than embryo sac है, इसलिए उसको कहेंगे adventitious embryony. तो बेटा अगर कोई न्यूसेलस की डिप्लॉयड सेल एक्ट एज अ जाइगोट एंड दिस जाइगोट टर्न अप इनटू एम्ब्रियो, सपोज इफ दिस सीड विल डेवलप, इट हैव अ नॉर्मल एम्ब्रियो एज वेल एज एन एडिशनल एम्ब्रियो इन दिस जोन. ओके फाइन. दिस जोन एम्ब्रियो इज नॉट अ नॉर्मल कंडीशन. दिस इज कंप्लीटली एन एबनॉर्मल कंडीशन. तो अगर यहां पे एबनॉर्मल कंडीशन में एक अगर एम्ब्रियो बन गया तो इस ओव्यूल के पास कुल कितने एम्ब्रियो हो गए? 2. दिस इज कॉल्ड एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी. दिस इज कॉल्ड एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी. इसका मतलब सिट्रस और मैंगो के अंदर जो एडिशनल एम्ब्रियो बनता है वो न्यूसेलस की सेल से बनता है, इसे उसको कहते हैं एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी. प्लेसेंटा से नहीं बनेगा. प्लेसेंटा आउटसाइड द ओव्यूल हो गया. बात यहां ओव्यूल की हो रही है. फ्यूनिकल भी नीचे का पार्ट है, उससे भी नहीं बनेगा. ऑब्ट्यूरेटर क्या होते हैं भाई? ऑब्ट्यूरेटर वो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो पॉलन ट्यूब को ओवरी के अंदर गाइड करती है कि वो ओव्यूल में माइक्रोपाइलर एंड में जाकर के एंट्री करे और प्रॉपर फर्टिलाइजेशन को निभाए. तो याद रखिए, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली न्यूसेलस. क्या है बेटा? न्यूसेलस इसका राइट आंसर है. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर वो बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 115. वायबिलिटी ऑफ व्हीट एंड राइस पॉलन ग्रेन इज. बेटा व्हीट और राइस के पॉलन ग्रेन को एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल लाइन एनसीईआरटी की. आपको पता है ना उनकी जो वायबिलिटी होती है वो हार्डली 30 मिनट्स होती है. क्यों भाई? आपको मैं एक बात बता दूं. व्हीट और राइस का जो पॉलन ग्रेन होता है वो 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है. पॉलिनेशन इन व्हीट एंड राइस एक्चुअली टेक्स प्लेस इन 3 सेल्ड स्टेज. मतलब उसमें मेल गैमेट्स स्पोरेंजियम के अंदर ही बन चुका है, तो अब उसको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. इसलिए उनकी लाइफ जो स्पैन होती है पॉलन ग्रेन की वो हार्डली 30 मिनट्स के आसपास होती है. मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे हायर प्लांट्स होते हैं उनमें पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी सेवरल मंथ्स तक हो सकती है. जैसे रोजेसी है, सोलेनेसी है, कुकुरबिटेसी है, इसमें सेवरल मंथ्स तक हो सकती है. लेकिन बेटा याद रखिएगा, एक फैमिली हमारे पास है पोएसी या ग्रामिनी जिसे कहते हो, वहां पे 3 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन रिलीज होता है और उसकी वायबिलिटी जो होती है वो हार्डली 30 मिनट्स होती है. व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 115? वो है सेकेंड. नेक्स्ट चर्चा करते हैं एक और क्वेश्चन पे. Which event is not related to the Z scheme pathway? Now we are coming in plant physiology. ये plant physiology का क्वेश्चन है और हम ये पढ़ रहे हैं यहां पे कि कौन सा स्टेज
जेड स्कीम पाथवे में इंक्लूडेड नहीं है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेड स्कीम पाथवे? जेड स्कीम पाथवे मींस लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन में जब PS2 और PS1 सिंक्रोनाइज होकर वर्क करता है तो आप उसे कहते हो जेड स्कीम पाथवे। जेड स्कीम पाथवे कहने के पीछे रीजन होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप पता है ना कि रेडॉक्स पोटेंशियल के आधार पे पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन एक्सप्लेन की गई है एनसीईआरटी में। तो जो जेड स्कीम पाथवे बनता है वो रेडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे बनता है। यूजुअली आपको पता है ना, ये PS2 है, ये PS1 है, यहां से इलेक्ट्रॉन गया, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा, ऐसे ऐसे पहुंचा, फिर ऐसे ऐसे, और लास्ट में जाकर के NADPH2 बना लेता है। तो ये जो पाथवे बनता है जिसको जेड स्कीम पाथवे कहते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसका जो रेडॉक्स पोटेंशियल है वो बहुत हाई है और इसका रेडॉक्स पोटेंशियल इसके कंपैरिजन में लो है। तो रेडॉक्स स्केल के बिहाफ पे ये जो कहानी है वो जेड स्कीम कहलाती है। मैं अगर आपको बताऊं एनसीईआरटी की लाइन, तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब अपने ग्राउंड स्टेट में रिटर्न होता है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑलवेज हैविंग हाई रेडॉक्स पोटेंशियल। याद रखिए, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन का जो भी एक्सेप्टर होता है उसका रेडॉक्स पोटेंशियल ऊपर वाले से ज्यादा होता है। इसका मतलब रेडॉक्स स्केल के आधार पर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात की जाए तो लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रेडॉक्स पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, याद रखिएगा। और इसी लिहाज से ये जेड स्कीम पाथवे बनता है। तो जेड स्कीम पाथवे में क्या क्या नहीं होता है? यस होता है क्या? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यहां पे H2O का फोटोलाइसिस बिल्कुल होगा, तभी तो यहां पे ऑक्सीजन निकलेगा। इसके बाद NAD का रिडक्शन होता है, तभी तो यहां पे NADH2 बनता है। लाइट रिएक्शन में ATP जरूर बनता है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? क्या चीज पूछा है कि नहीं होता है? तो आंसर हो ये CO2 रिडक्शन नहीं होता है। CO2 रिडक्शन तो बेटा डार्क रिएक्शन की कहानी है। किसकी कहानी है? डार्क रिएक्शन की, लाइट रिएक्शन की कहानी नहीं है। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ 117 इज द थर्ड आंसर। नेक्स्ट वन, Cranch anatomy is related with, it's a very important question. You know what happened about the C4 plants? C4 plants ने ये देखा कि C3 प्लांट्स में एक प्रॉब्लम है, वो हाई लाइट इंटेंसिटी एंड हाई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रूबिस्को रिमेंबर, रूबिस्को विल नॉट परफॉर्म रिडक्शन, इंस्टेड इट परफॉर्म ऑक्सीडेशन। तो भाई C4 प्लांट ने कहा यार इससे बचा कैसे जाए, बिना रूबिस्को के तो हम ग्लूकोज बना नहीं सकते, और रूबिस्को को ऑक्सीजन का एक्सपोजर दे दिया जाए तो वो ऑक्सीजन के साथ हो लेता है। तो C4 प्लांट ने कहानी सोची कि क्यों ना रूबिस्को का काम ऐसी जगह कराया जाए जहां ऑक्सीजन पहुंचने की सारी पॉसिबिलिटी खत्म कर दी जाए। बड़ा कमाल का आइडिया उनका सोचा उन्होंने बंडल शीट सेल लिया, और बंडल शीट सेल में उन्होंने बंडल शीट की सेल वॉल को थिक वॉल्ड कर दिया, इम्परवियस टू गैस कर दिया कि बाहर से ऑक्सीजन ना आए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, उस सेल के भीतर PS2 को ही गायब कर दिया। ओ भाई साहब, PS2 गायब है। अब PS2 गायब तो उस सेल में, बंडल शीट सेल में PS2 गायब है तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। ऑक्सीजन अगर नहीं निकलेगा तो फिर क्या होगा? फिर रूबिस्को झक मार के CO2 के साथ कैल्विन साइकिल चलाएगा। तो उन्होंने गजब का एक काम किया कि रूबिस्को की एक्टिविटी एक ऐसी जगह की जहां पे ऑक्सीजन ना पहुंचे और ऑक्सीजन बने भी ना। कमाल की बात है। इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम क्रैंच एनाटॉमी कहते हैं। बंडल शीट सेल वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ गुच्छे में पाई जाती है, तो वो मुकुट की तरह नजर आती है, इससे उसको कहते हैं क्रैंच एनाटॉमी। और क्रैंच एनाटॉमी बनाई गई है रूबिस्को को सिर्फ CO2 सप्लाई करने के लिए। ऑक्सीजन वहां किसी भी सूरत हाल में नहीं जाएगा। C4 प्लांट में एक जबरदस्त मैकेनिज्म पाया जाता है, CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म। ये क्या चक्कर है यार? मतलब ये मतलब है कि CO2 को वो लगातार बंडल शीट सेल में डालते रहते हैं ताकि रूबिस्को के सराउंडिंग में CO2 खूब ज्यादा मिलता रहे, और इसीलिए C4 प्लांट की एफिशिएंसी C3 प्लांट से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। तो क्रैंच एनाटॉमी हमेशा याद रखिएगा,
C4 पाथवे, C4 प्लांट्स भी अगर ज्यादा यहाँ पे वर्ड सुटेबल रहे तो प्लांट्स होगा ज्यादा सही आंसर। तो ये C4 प्लांट्स में पाया जाता है ये, और ये उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है बेटा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक और बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। यू नो हेक्सोकाइनेज, देखिए मेरी बात सुनिए, काइनेज शब्द कहां लगता है, काइनेज शब्द कहां लगता है, तो काइनेज वहां लगता है जहां पर, ध्यान से सुनना, काइनेज और एटीपेज में डिफरेंस है बेटा। एटीपेज का काम होता है एडीपी पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करना, काइनेज का काम होता है किसी जगह से फॉस्फेट को उठाना और किसी जगह पे चिपका देना। एटीपेज साइटोप्लाज्म के फ्री फॉस्फेट को उठा करके एडीपी पे चिपकाती है। काइनेज, सपोज ये मान लेते हैं ए के ऊपर पी है और प्लस एडीपी है, तो ये पी इस एडीपी पे चिपका देगा। इस चिपकाने का काम कौन करेगा, तो बन जाएगा एटीपी, और इसका काम हमेशा काइनेज करेगा। ये कहानी उल्टी भी कर लीजिए ना, काइनेज का काम क्या होता है, किसी सबस्ट्रेट पे अवेलेबल फॉस्फेट को किसी जगह से उठा के किसी जगह पे ट्रांसफर कर देना। ये दोनों केसेस में काइनेज से वर्क करते हैं। तो काइनेज का काम होता है ये काम करना। अब चलो बात करते हैं द फंक्शन ऑफ हेक्सोकाइनेज इज, ये ग्लाइकोलिसिस के पहले स्टेप की कहानी चल रही है, जब ग्लूकोज को आप कन्वर्ट करते हो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भाई साहब क्या होता है, तो ग्लूकोज के छठे कार्बन पे एक फॉस्फेट अटैच होता है। वो फॉस्फेट आता कहां से है, वो आता है एटीपी से आता है। तो आप जरा देखिए हेक्सोकाइनेज का काम क्या होता है, एटीपी के ऊपर मौजूद फॉस्फेट को ग्लूकोज के 6th कार्बन पे अटैच कर देना। तो छठे कार्बन पे अटैच कर दीजिए, वो हो जाएगा ग्लूकोज का अटैचमेंट। तो सुनिए क्या है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ शुगर, ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर, ब्रेक डाउन ऑफ शुगर और डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ शुगर। तो व्हाट इज द राइट आंसर, फॉस्फेट ग्रुप को अगर आप शुगर पे ऐड कर रहे हो, फॉस्फेट ग्रुप को अगर आप शुगर के ऊपर ऐड कर रहे हो तो शुगर का फॉस्फोराइलेशन कहलाता है मेरे बच्चों। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, which one is respiratory complex is not the part of ETS. Listen very carefully, this is a very important question. देखिए अगर आप थोड़ा सा आप जानकारी रखते हैं तो अगर ये मान लेते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है। इसको क्या आप एटीपेज कहते हो। कुल कितने कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो 1 2 3 4 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। मजेदार बात सुन लो, ये 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पार्ट हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पार्ट हैं। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में कौन कौन जिम्मेदार होता है, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए ये, इलेक्ट्रॉन के लिए ये, इलेक्ट्रॉन के लिए ये, इलेक्ट्रॉन के लिए ये, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। माइंड द स्टेटमेंट। और मजेदार बात सुनो, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मूवमेंट कराता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्रोटॉन की पंपिंग नहीं कराता है बेटा। प्रोटॉन की पंपिंग कॉम्प्लेक्स नंबर 2 नहीं कराता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 अगेन द प्रोटॉन की पंपिंग कराता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 अगेन द प्रोटॉन की पंपिंग कराता है। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 5 भी अगेन द प्रोटॉन की पंपिंग कराता है, पर यह पंपिंग अपोजिट डायरेक्शन में होती है। याद रखो कुल मिला के 4 पंप हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हाइड्रोजन के। 4 में से 3 लोग एक दिशा में ले आते हैं, मैट्रिक्स से स्पेस में एक लौता बंदा दिलदार है जो कि यहां से उल्टा लेके जाता है, उसका नाम है एटीपेज। पर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट है, ध्यान रखना। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर 5। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 इज नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट chain, it's a part of electron transport system which actually engaged to transport the proton
और पता है ना आपको कि 3 लोग एक दिशा में जब प्रोटॉन लेके आएंगे और एक इकलौता एक दिशा में लेके जाएगा तो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा, और उसी प्रोटॉन ग्रेडियंट से आपको अच्छे से पता है कि बनता है एटीपी। तो एटीपी की सिंथेसिस में प्रोटॉन ग्रेडियंट का बहुत बड़ा रोल है। 3 लोग एक दिशा में प्रोटॉन लेके आते हैं, इकलौता एक आदमी है जो प्रोटॉन को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाता है, उसका नाम है एटीपेज। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉम्प्लेक्स नंबर 5। नाउ नेक्स्ट थिंग हमें पता होना चाहिए कि अब कौन सा है, फ्लोएम सैप इज मेनली कंटेन। अरे ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, फ्लोएम सैप में मेनली क्या होता है। तो ठीक है चलो भाई देख लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। फ्लोएम सैप में वाटर होता है, बिल्कुल सही होता है फ्लोएम सैप में वाटर। मिनरल्स यूजुअली जाइलम का काम होता है, ये दोनों मिला के सैप कहते हो, और ये सैप यूजुअली जाइलम के थ्रू मूवमेंट करता है। हार्मोन्स एंड मिनरल्स हो सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं है कि फ्लोएम में हार्मोन्स जा सकता है, मिनरल्स भी जा सकते हैं। जरा और ऑप्शंस को देख ले जाए, स्टार्च एंड वाटर, ये कैसे होगा यार, स्टार्च तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ शुगर है। शुगर के 2 फॉर्म होते हैं प्लांट्स में, एक स्टोरेज फॉर्म ऑफ शुगर और एक ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म ऑफ शुगर, एंड ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म ऑफ शुगर माय डियर इज सुक्रोज, नॉट स्टार्च। स्टार्च स्टोरेज फॉर्म ऑफ शुगर है एंड सुक्रोज ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म ऑफ शुगर है। अब शुगर को ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म ऑफ शुगर को पहुंचाना अगर है तो आपको सूखे तो वो नहीं जाएगा, चाशनी बना के नहीं जाएगा, वो शरबत बना के जाएगा। और आपको पता है कि शरबत में चीनी कम पानी ज्यादा होता है, इसका मतलब फ्लोएम सैप का जो मेन कंटेंट होता है चीनी कम पानी ज्यादा। दिख रहा है आपको वाटर एंड सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म है। क्यों ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म है, क्योंकि वो ऑस्मोटिकली एक्टिव है, स्टार्च ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है। तो ये भी और ये भी में से अगर आपको ऑप्शन बेस्ट चूज करना है तो राइट आंसर इज 4th। क्यों भाई 4th, तो 4th का रीजन ये है कि यहां वाटर के साथ सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है। तो फ्लोएम सैप इज एक्चुअली मेनली या एक्चुअली कंटेंट वाटर एंड सुक्रोज, ये ध्यान रखिएगा। ये यहां पे इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द फ्लावर विद इन द सेम फ्लावर। ये यार ये तो एम्ब्रियोलॉजी का एक क्वेश्चन आ गया रैंडमली। देखिए अगर सपोज करिए कि अगर एक ही प्लांट के ऊपर एक ही फ्लावर के अंदर, सपोज करो ये एक फ्लावर है और इसी फ्लावर के अंदर अगर ये पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है तो इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और ये ऑटोगैमी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑटोगैमी। तो विच पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। अब सपोज करो एक ही प्लांट के ऊपर 2 प्रकार के फ्लावर हैं, ये देखिए ये 2 प्रकार के फ्लावर हैं। ये एक ही प्लांट के ऊपर सपोज ये 2 फ्लावर हैं, और मान लेते हैं इसका पॉलिन ग्रेन इस पे और इसका पॉलिन ग्रेन इस पे ट्रांसफर हो रहा है, तो ठीक है ये ऑटोगैमी नहीं कहलाएगा, ये निक्टोगैमी कहलाएगा। अगर 2 अलग अलग प्लांट्स के ऊपर 2 अलग अलग फ्लावर है, सपोज करो इसका और इसके ऊपर ट्रांसफर अगर हो रहा है, तो आप इस कंडीशन में नाम देते हो कि अरे भाई साहब ये तो क्रॉस पॉलिनेशन है, और क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी कहते हैं या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो व्हाट इज द राइट आंसर, सेम फ्लावर है तो सेम फ्लावर के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोगैमी। क्या हो जाएगा, ऑटोगैमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी टॉक अबाउट द कोकोनट वाटर ऑफ टेंडर कोकोनट इज। ये इंपॉर्टेंट है। टेंडर कोकोनट का मतलब बिल्कुल जो आप डाब पानी कहते हो, डाब पानी में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है, और इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। पता है ना आपको, बाद में वही डाब वाटर एक कोकोनट में बदल जाता है जो कि बाद में भी सेलर हो जाता है। सुनिए, एंडोस्पर्म चाहे किसी भी विधि से बना लीजिए, चाहे आप सेलुलर बना लीजिए, चाहे आप न्यूक्लियर बना लीजिए, चाहे आप हेलोवियर बना लीजिए, किसी भी टाइप का आप बना लीजिए, क्या एंडोस्पर्म, बाद में उसको चल के सेलुलर ही बनना है। तो इनिशियल लेवल पे जो हमारा डाब वाटर होता है, जिसे आप कोकोनट वाटर कहते हो, वो एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। तो व्हाट इज द राइट आंसर, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बाद में हर कोई जाके सेलुलर ही बनेगा, ये बात कंफर्म है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं बेटा। नाउ दिस इज ऑल क्वेश्चंस जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने ये शेयर किया। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट। एंड आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए, एनसीईआरटी फोकस करके पढ़िए और एनसीईआरटी में पैराग्राफ की लाइंस को समझते हुए और उसको याद करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच बच्चों।